एक गांव में नरेश नाम का एक बुढ़ा किसान अपने दो बेटों अजय और विजय के साथ रहता था। अजय की शादी मालती नाम की लड़की से हुई थी, जो कि बहुत चालाक और शातिर लड़की होती है। और उसके कहने पर ही अजय अपने पिता की सारी जमीन और प्रॉपर्टी हड़प लेता है और अपने छोटे भाई के लिए बस एक बंजर जमीन का हिस्सा छोड़ता है। बेटा अजय, तू अपनी पत्नी के कहने से अपने भाई को क्यों ऐसे छोड़ रहा है? देखो बापू, मेरी मालती के बारे में एक शब्द भी मैं नहीं सुनूंगा। वो सही ही तो कह रही है। जिस तरह से ये विजय लोगों की मदद करने पर तुला हुआ है, वो दिन दूर नहीं जब किसी मजबूर को अपनी जमीन भी दान दे देता। इसीलिए मैंने तुम्हारी मेहनत बचाने के लिए ही सब खुद ले लिया है। बापू, रहने दो। मैं उस बंजर जमीन से ही खुश हूँ। बस भैया से खेती करने के लिए कुछ औजार दिलवा दो। ये ले नालायक, और कर जाकर खेती। बड़ा आया खेती करने वाला। हाँ। नरेश को ये सब देखकर अजय और मालती पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बस मन मार के रह जाता है। अब विजय टूटा फावड़ा उठाकर अपने खेत पर खेती करने निकल जाता है। जब वो अपने खेत में फावड़े से खुदाई कर रहा होता है, तो जमीन बंजर होने की वजह से उसमें खुदाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर उसकी बंजर खेती वाली जगह पर लगे 4-5 गन्नों पर पड़ती है। अरे वाह, प्रभु की लीला भी अपरंपार है। अब इन गन्नों को जोड़कर एक मोटा डंडा बनाकर फावड़ा इसमें बांध लेता हूँ, जिससे एक काम चलाऊ हल बन जाएगा। फिर खेती करने में आसानी होगी। विजय हल बनाकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसके पास उसके चलाने के लिए बैल नहीं होते। इसलिए वो खुद बैलों की जगह लेकर हल पीठ पर बांधकर अपनी बंजर जमीन को जोतने लगता है। लेकिन उसका हल बार बार उसकी पीठ से खुल जाता है, जिससे वो बहुत परेशान होता है। और ऐसे ही उसके 2-3 दिन हो जाते हैं, लेकिन उसके खेत की जुताई नहीं हो पाती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी खेती नहीं हो पाएगी। लेकिन करना तो तुझे ही पड़ेगा विजय। जुट जा अपने काम में। वो अपने खेत से जुताई करते हुए देखता है कि पास के खेत में एक बहुत बड़ा किसान अपने खेत जोतने की कोशिश कर रहा है और बार बार गिर जा रहा है। तभी विजय उसके पास जाकर कहता है, बाबा, तुम्हारे लड़के कहाँ हैं? वो खेती करने में तुम्हारी मदद नहीं करते क्या? नहीं बेटा, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो बाबा? मैं तो हूँ ना, मैं तुम्हारा खेत जोत देता हूँ। अरे अरे बेटा, नहीं नहीं, मैं खुद जोत लूंगा। वैसे भी तेरे पास तेरी ही बंजर जमीन जोतने के लिए है। हट तू, मैं कर लूंगा। बूढ़ा किसान विजय को मना करके फिर से खेत जोतने लगता है और गिर जाता है। अब विजय उसको हटाकर अपने गन्ने के हल से बहुत मेहनत करके उसका खेत जोतने लगता है। उसकी मेहनत देखकर बूढ़ा किसान बहुत खुश होता है और अपने असली देवता वाले रूप में आ जाता है। विजय बेटा, रुक जा। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, जिसमें तू सफल हुआ। मैं तुझे वरदान स्वरूप एक सोने का जादुई हल देता हूँ, जो तेरे सारे काम कर देगा। नहीं नहीं प्रभु, मुझे सोने का हल नहीं चाहिए, और ना ही मैंने किसी लालच के लिए आपकी मदद की है। और मेरे बापू हमेशा कहते हैं कि बेटा, खुद की मेहनत पर भरोसा कर, लालच कभी मत करना। विजय की बात सुनकर देवता उससे बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसके गन्ने में हल को जादुई कर देता है, जो कि देखने में साधारण गन्ने का हल होता है, लेकिन उसमें सब कुछ करने की जादुई शक्ति होती है। अब इस जादुई गन्ने के हल से विजय अपने खेत की जुताई कर रहा होता है, लेकिन उस हल के जादू से जुताई के साथ ही खेत की सिंचाई होकर उसमें बीज भी अपने आप बो जाते हैं और कुछ ही दिनों में विजय की फसल लहराने लगती है। अरे वाह, प्रभु की लीला भी निराली है। जादुई गन्ने के हल से केवल 2 दिनों में ही फसल पूरी तैयार हो गई। जय हो मेरे प्रभु। अब फटाफट फसल काटकर बाजार में बेच आता हूँ और नई फसल के लिए बीज भी ले आता हूँ। मालिक,
मालिक। कौन है? मालिक, मैं आपका जादुई गन्ने का हल। आप चाहें तो मैं जादू से आपकी सारी फसल काट कर बांध देता हूँ। ठीक है जादुई हल, तुम ये सब काम कर दो। विजय जाकर अब मार्केट में अपनी सारी फसल को अच्छे दामों से बेच देता है और उन पैसों से अपने लिए एक छोटा सा घर लेकर अपने पिता को अजय के घर से लेकर उनके साथ अपने घर में खुशी से रहने लगता है। एक दिन वो रास्ते से जा रहा होता है तो उसकी भाभी मालती अपने घर के गेट पर बैठे रो रही होती है। अरे भाभी, तुम यहाँ ऐसे बैठी क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे विजय, मैं क्या बताऊं, तुम्हारे भैया ने सारी खेती छोड़कर शराब पीना शुरू कर दिया। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला और ये अंदर शराब पिए लेटे हैं। घर की कोई चिंता नहीं है इनको। विजय घर के अंदर जाकर अपने भाई को नशे में धूत पड़ा देखता है तो उसको अपनी भाभी पर तरस आ जाता है और वो मालती से कहता है, देखो भाभी, भैया तो अब फसल करने की हालत में नहीं है, इसीलिए मैं ही आपके खेत में फसल कर दिया करूंगा और जो भी पैदावार होगी उसमें से तुम मेरी मजदूरी भर का जो समझना मुझे दे दिया करना। मालती विजय की बात मान जाती है और जब फसल बेचकर पैसे आ जाते हैं तो वो विजय को कोई पैसा नहीं देती, उल्टा उसको मारकर बेइज्जत करके भगा देती है। विजय अब मन महसूस कर रह जाता है और अपनी उस बंजर जमीन पर ही जादुई हल की मदद से नई नई किस्म की खेती करके उस गांव का सबसे धनी किसान बन जाता है। एक बार गांव वाला भागते हुए विजय के घर आता है। विजय भाई, विजय भाई! अरे क्या हुआ भाई, इतने डरे हुए क्यों हो? आपके खेत में आग लग गई है, सारी फसल घू घू कर जल रही है। ये सुनकर विजय बहुत दुखी होता है और अपनी जादुई गन्ने का हल कंधे पर उठाकर खेत पर भागते हुए पहुंचता है। वो देखता है उसकी आधी फसल जलकर राख हो गई होती है और अब वो अपनी जादुई हल से आग बुझाने को कहता है। जादुई गन्ने का हल हवा में उठकर पूरे खेत के चारों तरफ जादुई पानी का छिड़काव करने लगता है, जिससे आग बुझने के साथ जली हुई फसल दोबारा सही हो जाती है। विजय भैया, ये कैसा जादू है? जली हुई फसल भी ठीक हो गई है। भैया, ये तो प्रभु की लीला है, जो अपने भक्तों की हर कष्ट से रक्षा करते हैं। एक बार एक गांव में सूखा पड़ जाता है और सारे किसान इससे बहुत परेशान होते हैं और उस गांव में लोगों के यहाँ चूल्हा जलना भी बंद हो जाता है। विजय जब दूसरे गांव से अपना काम निपटाकर अपने घर वापस आता है तो उसको ये बात पता चलती है। फिर वो अपने उस जादुई गन्ने के हल से सारे किसानों की जमीन की जुताई और सिंचाई करवाकर गांव में बारिश भी करवाता है, जिससे गांव के लोग वापस से खुश हो जाते हैं और लोगों की मदद करके विजय को भी बहुत खुशी मिलती है। सोनपुर गांव में मक्खू नाम का एक हलवाई था। सुबह होते ही उसकी दुकान पर मिठाई खरीदने वालों की भीड़ लग जाती थी। मक्खू की दुकान बहुत पुरानी थी। बहुधा लोग सुबह उठकर दुकान पर जाते और बर्फी, कचौरी, समोसा और अन्य मिठाइयाँ खरीद कर ले आते। एक बार उसकी दुकान पर मुंबई से कमा कर आने वाला भोला आया। अरे मक्खू भाई, पिछले 10 साल से हम मुंबई में हैं और तब से तुम्हारी दुकान वैसी की वैसी ही है। कुछ नई चीजें रखा करो। दोस्त, तुम लोग बाहर कमाने जाते हो, तुम दुनिया घूमते हो, वहाँ क्या नया देखते हो? हमें बताओगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे? हैं? अरे मैं तो कहता हूँ जलेबी बनाना शुरू कर दो, उससे अच्छा नाश्ता कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हारी दुकान पर लाइन लग जाएगी। पर मुझे तो जलेबी बनानी ही नहीं आती, बल्कि हमारे गांव के आसपास किसी इलाके में भी नहीं मिलती। ठीक है, हम तुम्हारे लिए जलेबी बनाने वाला कारीगर ढूंढ लाएंगे। दूसरे दिन ही भोला जौनपुर पहुंचा। उसने मुंबई में किसी से जौनपुर की इमरती की बहुत तारीफ सुनी थी। आज हम भी खाकर देखें कैसी है इमरती यहाँ की। उसने आधा किलो इमरती खरीदी और दुकान के बाहर आकर खाने लगा। तभी उसने देखा कि एक लड़का दुकान के बाहर खड़ा होकर अपने अंगोछे से बार बार अपनी आंखें पोंछ रहा था। क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? कौन हो तुम? जी,
कुछ नहीं। अरे बताओ भी, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। जी, मेरा नाम मेवालाल है। मैं पिछले 8 सालों से इसी दुकान पर मिठाई बनाता था, पर कुछ दिनों पहले मेरे पिताजी स्वर्ग सिधर गए। इस वजह से मैं 6 महीने तक छुट्टी पर था। इन लोगों ने किसी और को रख लिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? पूरे परिवार में मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ। मेवालाल, तुम्हारा काम समझो हो गया। चलो अभी मेरे साथ हमारे गांव सोनपुर चलो। हमें एक जलेबी बनाने वाले की सख्त जरूरत है। क्या सचमुच? हाँ हाँ सचमुच। मेवालाल खुशी खुशी उसके साथ जाने को तैयार हो गया। यहाँ तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती थी? खाना पीना सोना, ऊपर से 10 रुपए रोज। ठीक है, मैं तुम्हें इससे ज्यादा ही दिलवा दूंगा। दोनों गांव पहुँचे तो शाम हो गई थी। भोला उसको लेकर मक्खू के पास गया। मक्खू भाई, लो मैं तुम्हारे लिए कारीगर ढूंढ लाया, पर इसको महीने के 500 रुपए देने होंगे और साथ ही खाने और रहने की जगह भी। ये कारीगर है, ये जलेबी बनाएगा। आप बनवा कर खाकर देख लीजिए, फिर मुझे काम पर रखिए। ठीक है ठीक है, कल से काम शुरू करना, आज आराम करो। भाई, मैं पकौड़ी भी बहुत बढ़िया बनाता हूँ। क्यों भाई मक्खू, हो जाए इसका टेस्ट अभी। अरे भोला, इसको आराम करने दो, कल आकर खा लेना जलेबी। ठीक है, मैं चलता हूँ, कल सुबह ही आ जाऊंगा। क्यों भाई मेवालाल, तुम खा पी कर सो जाओ यहीं पे। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोला घर चला गया। दिन भर का थका था, इसलिए नींद आ गई। मेवालाल ने भरपेट भोजन किया। सेठ जी, अगर कल जलेबी बनानी है तो मैदा घोलना पड़ेगा। हाँ हाँ घोल लो, मैदा की कहाँ कमी है। मेवालाल ने मैदा घोलकर ढककर रख दिया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो सूरज सिर पर चढ़ाया था। मेवालाल ने मैदा घोलकर रख दिया, पर उसे तो रात भर नींद नहीं आई। वो सुबह उठकर नित्य कर्म करके नहा धोकर तैयार हो गया। उसने जलेबी बनानी शुरू कर दी। ग्राहक तो उसकी जलेबी उंगलियां चाट चाट कर खाने लगे। 8 बजते बजते सारी जलेबी का घोल खत्म और ग्राहकों की लाइन लगी थी। अब क्या करूं? हे जलेबी, मेरा इज्जत बचा लेना। उसके इतना कहते ही पतीले में जलेबी का घोल फिर से भर गया। आश्चर्य तो उसे भी बहुत हुआ, पर उस समय ग्राहकों की भीड़ में उसने ज्यादा सोचा ही नहीं। जलेबियां बनाते बनाते दोपहर हो गई, पर न ग्राहकों की लाइन खत्म हो रही थी और न ही जलेबी का घोल। थक कर मेवालाल उठकर खड़ा हो गया। सेठ जी, अब बस करते हैं, बाकी जलेबियां कल बनाएंगे। मक्खू को भी उसकी थकान का एहसास हो गया था, परंतु जलेबियां बेचकर जो पैसा आ रहा था उसके नशे में चूर उसकी सोचने समझने की शक्ति ही जैसे क्षीण हो गई थी। अरे मेवालाल, जाओ जल्दी से नहा धोकर खाना खाओ और आराम करो, दुकान में देख लेता हूँ, जाओ। मक्खू जैसे ही जलेबी बनाने गया, जलेबियों का घोल तेल में डालते ही जलेबी बाहर आ जाती थी। जिसका काम उसी को साजे। मक्खू आश्चर्यचकित होकर खड़ा हो गया। भाई लोगों, अब जलेबियां कल मिलेंगी, आज कुछ और खा लो तुम लोग। सभी लोग निराश होकर चले गए। शाम को सेठ जी, शाम को पकोड़े तल देते हैं, पर उसके लिए तो बेसन चाहिए ना। मैंने देखा कि जलेबी वाले पतीले में बेसन घुला हुआ है। ठीक है, तल दे। मेवालाल ने पकोड़े तलने शुरू किए तो फिर लाइन लग गई। बेसन खत्म ही नहीं हो रहा था। रात के 10 बजे तक पकोड़े बनते रहे। पूरे गांव वालों ने चटखारे ले लेकर पकोड़े खाए और घर भी ले गए। जब मेवालाल थक गया तो उठ गया। मक्खू तो पैसे ही गिन गिन कर आनंद सरिता में डुबकियां लगा रहा था। मेवालाल, तुम्हारी तनख्वाह मैं 500 से बढ़ाकर 800 कर दूंगा, पर छोड़कर मत जाना कभी। मुझे खाने को मिल रहा है, वही बहुत है। मेरी तनख्वाह तो आप अपने पास ही रखना, जब गांव जाऊंगा तो ले लूंगा। अब गांव में सिर्फ माँ ही तो रह गई है, पिताजी तो चले ही गए। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेवालाल, शादी नहीं हुई तुम्हारी? जी,
शादी तो हो गई पर गौना नहीं आया अभी। कुछ पैसे इकट्ठा हो जाए तो गौना ले आऊंगा। मन छोटा मत करो, बल्कि मैं तो कहूँगा अपनी माँ को भी यहीं ले आओ और गौना भी करा लो। मैं तुम्हारे रहने की पूरी व्यवस्था कर दूंगा। अरे सेठ जी, कुछ पैसे तो इकट्ठे कर लो, तब गौना भी करा लूंगा। अभी तो 2 ही दिन आए हुए थे। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये तो जलेबियां भी बना रहा है और पकोड़े भी बना रहा है, पर मैदा सिर्फ 1 दिन ही घोला था। इसके हाथों में जादू है, इसको तो मैं एक भी पैसा ना दूं तो भी चलेगा। तब तक एक जलेबी छिटक कर मक्खू की गोद में आ बैठी। जादू उसके हाथ में नहीं, जादुई तो हम है जो तुम्हारा सारा खर्च बचा रहा है। पर ध्यान रखना, मेवालाल के साथ कोई चालाकी करने की जुर्रत मत करना, वरना हम चले जाएंगे। मक्खू चौंक कर खड़ा हो गया और अपनी गोद से जलेबी उठाकर पतीले में रख दिया। कसम से इतनी बड़ी जिंदगी बीत गई, कभी ऐसी जादुई जलेबी नहीं देखी जो मन की बात भी जान जाती है। मेवालाल बहुत दिनों तक मक्खू की दुकान पर काम करता रहा। उसका गौना भी आ गया और उसके बच्चे मक्खू की दुकान पर जलेबियां बनाते हैं। मक्खू और मेवालाल गांव वालों के साथ बैठकर राजनीति पर चर्चा करते थे। रामपुर नामक के एक गांव में सुमन नाम की एक औरत अपने पति हीरा और बेटी पिंकी के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। सुमन का एक पति गांव के ही एक सेठ के आम के बाग में काम करता था। सुमन एक बहुत ही ईमानदार और सभ्य महिला थी, पर उसका पति हीरा बहुत घमंडी और असभ्य था। मैं काम से थका मांदा लौट कर आया और तूने अभी तक खाना नहीं लगाया। अब आप आए हो तो आपको गर्मा गर्म खाना परसूंगी। मैंने तुझे पहले ही समझाया कि मेरे आने से पहले खाना लग जाना चाहिए, और तू मुझे दरवाजे पर पानी के 1 गिलास के साथ खड़ी मिला। पर पर वर ना कर। इस घर में मैं पैसा कमा कर लाता हूं तो तुझे मेरा कहा मानना पड़ेगा। तू करती ही क्या है पूरे दिन घर में बैठ के? हाँ? हीरा सुमन को ऐसे ही ताने दिया करता था, क्योंकि उसे घर का आदमी होने और पैसा कमाने का बहुत घमंड था। उसे लगता था एक औरत कुछ भी नहीं कर सकती। पर फिर एक दिन रास्ते में, अरे आज तो इस कलमोही सुमन के चक्कर में मुझे देर हो गई। अब सेठ चिल्लाएगा। चलो जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, पर पगार ना काटे बस, वरना मैं क्या करूंगा। हीरा ये सब सोचता हुआ तेजी में जा ही रहा होता है कि तभी एक तेज रफ्तार में आती गाड़ी उसको टक्कर मार देती है और उसके पैरों पर से उतर जाती है। वो दर्द से तड़पने लगता है। लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं और उसकी पत्नी को खबर करते हैं। अरे ये क्या हो गया आपको? अरे चुप कर मनहूस, ये सब तेरे ही वजह से हुआ है। तेरी ही वजह से मुझे निकलने में देर हुई थी और जल्दी के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने जानबूझकर तो आपको देर नहीं कराई। चुप हो जा। तभी डॉक्टर आते हैं और बताते हैं, मैं माफी चाहूंगा, पर कार ने आपके पैर को बिल्कुल कुचल दिया है, इसीलिए अब आप कभी चल नहीं पाएंगे। ये सुनकर हीरा और सुमन दोनों रोने लगते हैं और फिर वो घर आ जाते हैं। हीरा अब पूरी तरह से बिस्तर को लग गया था और उसका काम छूट गया था। तब एक दिन सेठ उसके दरवाजे पर आया और बोला, क्या बात है हीरा, तू काम पे क्यों नहीं आ रहा है? सेठ की आवाज सुनकर सुमन दरवाजे पर जाती है और उसको पूरी बात बताती है। वो सुनकर सेठ कहता है, अरे तो अब तेरा घर कैसे चलेगा? एक काम कर, तू अपने पति की जगह काम कर ले। मुझे भी काम करने वाले की जरूरत है और तुझे पैसे की। क्या सच में? हाँ और क्या, तेरे तो हाथ पर सलामत है ना। उस दिन से सुमन सेठ के बाग में काम करके पैसे कमाने लगती है। हीरा कुछ कहता तो नहीं है, पर उसको ये बात समझ में आ जाती है कि उसे अपने काम पर घमंड नहीं करना चाहिए था। कोई भी इंसान कोई भी काम कर सकता है। तुम काम पर जा रही हो? हाँ, मैं काम पर जा रही हूँ। खाना बनाकर मैंने रख दिया है। जब तक मैं आऊंगी तब तक पिंकी तुम्हारा ख्याल रखेगी। हाँ, जब तक तुम नहीं आ जाती हो ये मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुमने इसे बहुत अच्छे से संस्कार दिए हैं।
ये सुनकर सुमन कुछ नहीं बोलती और अपने काम में लग जाती है। कुछ समय गुजरता है और फिर एक दिन गांव में तूफान आ जाता है। उस तूफान में सुमन की झोंपड़ी गिर जाती है। हालांकि सुमन, हीरा और पिंकी तीनों बाल बाल बच जाते हैं। माँ, हमारा घर तो गिर गया, अब हम कहाँ रहेंगे? पता नहीं बेटा, देखती हूँ अभी कुछ। सेठ के पास चलो, वो जरूर हमारी कुछ मदद करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो तीनों सेठ के पास जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं। पर सेठ एक नंबर का लालची इंसान था। उसे दूसरों की परेशानी से कोई मतलब नहीं था। वो कहता है, अरे मेरे पास कोई जगह वगह नहीं है तुम्हें रखने के लिए। तुम मेरे आम के बाग में काम करती हो तो मैं तुमको बस कुछ आम दे सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ मदद नहीं कर सकता मैं तुम्हारा। सेठ उनको कुछ आम देकर वहां से जाने को कह देता है। सुमन अपने पति और बेटी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ती है। जंगल पहुंचकर तीनों एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। तभी सुमन को एक चिड़िया दिखती है जिसके पैरों में डोर उलझी हुई होती है और वो उड़ नहीं पा रही होती है। माँ देखो, इस चिड़िया के पैरों में तो डोर उलझ गई है, इसको निकाल दो। हाँ बेटा, मैं भी वही देख रही थी। ये कहकर सुमन उस चिड़िया के पैरों से वो डोर निकाल देती है। जैसे ही चिड़िया आजाद होती है तो वो एक परी में परिवर्तित हो जाती है, जिसे देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। मैं कोई चिड़िया नहीं, परी हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि क्या तुम इतनी मुसीबतों से घिरे होने के बाद भी अच्छा काम करोगी या नहीं। तुम्हारा भगवान पर विश्वास बचा है या नहीं, और तुम इस परीक्षा में पास हो गई हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपने सामने एक परी को देख रही हूँ। माँ, ये परी तो बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा पिंकी। और सुमन, मैं तुम्हारी भलाई से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हारे पास जो आम है वो उनको मैंने जादुई बना दिया है, तो तुम उनसे जो चाहो वो कर सकती हो। परी ये बोलकर गायब हो जाती है और सुमन जमीन में रखे हुए आमों को देखती है। वो आगे बढ़कर उन आमों को उठाती है और कहती है, अगर वो परी सच कह रही थी कि ये आम जादुई है तो मैं चाहती हूँ कि मुझे एक घर मिल जाए जिसमें हम तीनों आराम से रह सके। सुमन के इतने कहने की देर थी और बस वो आम एक बड़े से जादुई मैंगो हाउस में परिवर्तित हो गए। वाह, कितना प्यारा घर है ये। हाँ पिंकी, ये सब तुम्हारी अच्छाई का ही नतीजा है सुमन। मैंने हमेशा तुमको बुरा भला कहा, पर आज तुम्हारी वजह से हमें इतने अच्छे घर में रहने को मिला है। अरे ऐसे ना कहिए जी, ये हम सबकी किस्मत का है। फिर वो तीनों लोग उस घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते ही हीरा के पैर ठीक हो जाते हैं और वो अपने आप बिना किसी सहारे के चलने लगता है। अरे मैं तो ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। ये जादुई मैंगो हाउस तो सच में जादुई है। अरे वाह, आप ठीक हो गए। फिर वो लोग उस घर में आराम से रहने लगे। थोड़ा समय गुजरा और उनका मैंगो हाउस पूरे इलाके में मशहूर हो गया। ये खबर सेठ के पास भी पहुंची। सेठ ठहरा लालची। वो उस जादुई मैंगो हाउस को हड़पने के लिए निकल पड़ा। अरे ये दोनों मेरे बाग में काम करते थे और आज मुझसे भी अच्छे घर में रह रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सेठ गुस्से में उनके घर में घुसता चला जाता है और चिल्लाने लगता है। वो उन तीनों को वहां से बाहर निकालना चाहता था, पर तभी कुछ आम उड़ते हुए आते हैं और उसके सिर पर लगने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? आम बढ़ते चले जाते हैं और सेठ को बुरी तरह मारने लगते हैं। सेठ की हालत खराब हो जाती है तो वो उन तीनों से माफी मांगने लगता है। उन तीनों को भी तरस आ जाता है और वो उसे माफ कर देते हैं। हमने तुम्हें माफ कर दिया सेठ, पर आगे से ऐसा कभी ना करना। तुम अपने जीवन में खुश रहो और हमें भी रहने दो। अब मैं कभी लौट कर इधर नहीं आऊंगा। तौबा मेरे बाप की तौबा। सेठ वहां से भाग जाता है और तीनों उस जादुई मैंगो हाउस में एक अच्छा जीवन जीते रहते हैं।